नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर्स को जानेंगे। 29 एंड 30 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में संपन्न पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 111 पदक जीते भारत ने। जैसा कि मैंने बताया, पैरा एशियन गेम्स 2023 हाल ही में चाइना में संपन्न हुए, ग्वांगझाऊ में, और इसमें भारत ने 303 एथलीट भेजे थे। 303 एथलीट के साथ भारत 303 एथलीट में 191 पुरुष थे और 112 महिलाएं थी। टोटल 111 पदक में से भारत ने 29 स्वर्ण जीते हैं या गोल्ड मेडल जीते हैं, 29 रजत पदक या कह सकते हैं सिल्वर मेडल 31 जीते हैं, सिल्वर मेडल, और उसके साथ साथ 51 कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पूरे पैरा एशियन गेम्स में फर्स्ट पोजीशन पे चाइना रहा है, दूसरी पोजीशन पे ईरान रहा है, थर्ड पोजीशन पे जापान रहा है, फोर्थ पोजीशन पे दक्षिण कोरिया रहा है और फिफ्थ पोजीशन पे भारत रहा है। फिफ्थ पर भारत रहा है। चाइना ने टोटल पदक 521 जीते हैं, जिसमें से 214 स्वर्ण हैं। ईरान ने टोटल 131 पदक जीते हैं और जापान ने 150 पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया ने 103 पदक जीते हैं, ये चौथे पोजीशन पे रहा है, और भारत ने 111 पदक जीत करके पांचवी पोजीशन पे रहा है। यहाँ पर दक्षिण कोरिया के कम पदक है, लेकिन स्वर्ण निश्चित बात है, दक्षिण कोरिया के पास स्वर्ण पदक ज्यादा होंगे भारत से। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हो गया है? ली केकियांग ये चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ। 68 वर्ष इनकी आयु थी और ये 2013 से लेकर के 2023 तक चाइना के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज पर कितने मूल्य का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया है? 31 दिसंबर तक प्याज पर $800 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया है। बेसिकली जो प्याज की खपत है इंडिया में, उसके बढ़ने से और उत्पादन कम होने से भारत ने निर्यात मूल्य पर $800 प्रति टन के हिसाब से न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया है, और ये दरें 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब बफर स्टॉक चूंकि कम रहेगा, तो भारत ने बफर स्टॉक को कंप्लीट करने के लिए 2 लाख टन प्याज की खरीद की घोषणा की है, और 2 प्याज की किस्में हैं। एक है बेंगलुरु रोज, तो बेंगलुरु रोज, और दूसरी जो किस्म है कृष्णापुरम प्याज। ये कृष्णापुरम प्याज ये आंध्र प्रदेश में होता है और बेंगलुरु रोज कर्नाटक में होता है। इन दोनों किस्मों को छोड़ करके भारत ने सभी प्रकार के प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया है।
खुदरा बाजार में जो प्याज की कीमतें भी बढ़ी है, 65 से 80 रुपए किलोग्राम प्याज का मूल्य इस समय हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस कुद्स फोर्स पर प्रतिबंध लगाया है? ये फोर्स ईरान की फोर्स है और बेसिकली जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, इस समय फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और हमास जो फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है, उस संगठन पर भी, हमास पर भी यूएसए ने या अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। और उसके साथ साथ ईरान की ये जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस कुद्स फोर्स है, बेसिकली ये जो है हमास को अवैध धन पहुंचाने के लिए और साथ साथ में आतंकवादी समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित और सहायता प्रदान करने के लिए ये फोर्स जो ईरान की है ये जानी जाती थी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमास जो आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का, इसने इजराइल पर हमला किया, इजराइल पर बम बरसाए, जेरूसलम जो राजधानी है वहाँ पर, और उसके ऐसा करने के बाद में हजारों लोग इजराइल में मारे गए। उसके बाद 7 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा पट्टी में बमबारी की और हमास के ठिकानों पर पूरी तरह से गश्त की और जहां पर 1400 लोग मारे गए जो हमास के आतंकवादी थे। इसके साथ साथ अब तक टोटल 9000 लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में भारत की कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN का सदस्य बन गई है? भारत की संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का सदस्य बनी है वो है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये ICN अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क है, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है। CCI संस्था भारत की ये ICN का सदस्य हो गई है और इसमें जो 18 संचालित सदस्य वाली संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भारत की ये संस्था भी शामिल हो गई है, जो संचालन समिति की एक तरह से मेंबर है। तो ये संचालन समिति की मेंबर बनने के साथ साथ ICN जो है, इसके टोटल मेंबर्स अभी तक 140 देशों की संस्थाएं मेंबर है और इसकी स्थापना ICN की 2001 में हुई थी और तब से ये विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कानून अधिकारियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाती है। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका गठन 14 अक्टूबर को 2003 में हुआ था और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा या कह सकते हैं कंपटीशन, तो कंपटीशन को प्रभावित करने वाली जो भी प्रथाएं हैं उनको खत्म करना है और साथ साथ में उपभोक्ता, यानी कहने का मतलब है जो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर के हितों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन मुंबई में किया गया और ये जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो है ये 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा और इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए अनुसूचित जनजाति के लोग सम्मिलित होंगे और
ये मुंबई में, मुंबई विश्वविद्यालय में ही ये आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का, और इसमें 220 प्रतिभागी भाग लेंगे। 220 प्रतिभागी मुंबई में 31 अक्टूबर को विधान भवन में शामिल होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक्चुअल क्या है कि कार्यक्रम जो है, आदिवासी जो क्षेत्रों से लोग आएंगे, उन आदिवासी युवाओं में जिज्ञासा पैदा करना और साथ में उन्हें मुख्य धारा के विकास का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रतिभागी जो है वो भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय है, वहाँ जाएंगे, और साथ साथ जो भी मुंबई में घूमने की जगह है, जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर जाएंगे। तो राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया है जैसे, या मरीन ड्राइव है, जुहू बीच है, ऐसे ही प्रसिद्ध स्थानों में जाएंगे। और ये प्रतिभागी झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड के जो पिछड़े ज़िले हैं जैसे गुमला है, लातेहार है, सरायकेला है, और आंध्र प्रदेश से आए हैं। आंध्र प्रदेश में भी जनजाति समूह के लोग रहते हैं, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में बेसिकली वहाँ से आदिवासी समूह के लोग आए हैं, और तेलंगाना से भी लोग आए हैं। बिहार में लखीसराय है, जमुई है, जो ज़िले हैं, वहाँ से आदिवासी ज़िलों से लोग आए हुए हैं, जो कि मुंबई में रुकेंगे और मुंबई में अलग अलग जगहों पर जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किन लोगों के लिए घर बैठे डाक मतपत्र के से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ एक उत्तर पूर्वी राज्य है मिजोरम। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उनके मद्देनज़र 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दिव्यांग जो हैं, और तीसरे नंबर पे कोरोना संक्रमित। ये 3 जो कैटेगराइजेशन है उसमें ये 3 लोग जो हैं से प्रभावित लोग, उनको घर बैठे डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा चुनाव आयोग प्रदान करेगा। इसमें महिला शामिल नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किन शहरों को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व की 30 शहरों में शामिल किया गया है? कपूरथला और अमृतसर, ये 2 शहर हैं जिनको शामिल किया गया है। और अमृतसर और कपूरथला के अलावा ये स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है। उस योजना के तहत 15 राज्यों के 30 ऐतिहासिक स्थल हैं, और ये 30 स्थल जो है, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, ये 30 शहरों में कपूरथला और अमृतसर दोनों को शामिल किया गया है। और स्वदेश दर्शन योजना बेसिकली जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के शहर हैं, वहाँ पर पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों के लिए सभी व्यवस्थाएं करना, उनके भोजन की व्यवस्था, वहाँ पे रहने की, और वहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था बढ़िया हो, सड़कें अच्छी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, अवसंरचना विकास। और साथ में उनको
बुनियादी सुविधाएं जो भी हैं, उनकी मौलिक सुविधाएं उनको मुहैया कराना है, जिससे भारत का पर्यटन उद्योग में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ सके। और इस योजना के तहत पंजाब के ये कपूरथला और जो अमृतसर शहर हैं, इनके विकास के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सरकार का प्रयास है कि पर्यटक इन शहरों में लंबे समय तक रुकें और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा श्री अन्न महोत्सव का प्रारंभ किया गया। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह आयोजन किया गया और देश भर के जो श्री अन्न उत्पादकों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी भी लगाई गई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद चौंतीसवां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें 35 किसान उत्पादक संगठनों को सम्मानित किया गया। उत्पादक संगठन जितने भी थे उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? ये मंजूरी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा $400 मिलियन का ऋण भारत को दिया जा रहा है और इस ऋण का उद्देश्य बेसिकली शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है। शहरी जीवन के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें एडीबी जो है वो ज्ञान के क्षेत्र में और सलाह देकर के परियोजना का क्रियान्वयन में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों की सहायता करता रहेगा। और एडीबी कम आय वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो कम आय वाले राज्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित करेगा और उनके साथ साथ उनको मजबूती प्रदान करना आर्थिक रूप से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि नीति सुधार करना और साथ साथ में क्षमता निर्माण करना, ये कार्य एडीबी के द्वारा इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों का 6वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये सम्मेलन 26 और 27 अक्टूबर को आयोजित किया गया और ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें तटरक्षक बल के जो कर्मी हैं उनके लिए कल्याणकारी उपाय हैं, उनको जो बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और इसमें तटरक्षक बल के अधिकारियों ने भाग लिया और भारतीय तटरक्षक बल के
महानिदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया, जिनका नाम राकेश पाल है। भारतीय तटरक्षक बल इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और भारत की समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। ये खोज और बचाव एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का नया राजा चुना गया है? मलेशिया का नया राजा इनको चुना गया है और शाही परिवारों में सुल्तान इस्कंदर को 17वां राजा मलेशिया का चुना गया है। और इससे पहले 31 जनवरी को जो राजा थे सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था और उसके बाद इन्होंने ही सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को शपथ दिलाई। मलेशिया एक्चुअली में संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ पर राजतंत्र नाम के लिए कह सकते हैं, राजा काफ़ी हद तक औपचारिक ही होता है वहाँ पर। और जो मलेशिया का राजा है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है वहाँ के संविधान के तहत। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राजा करता है। जैसे भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो भारत में राष्ट्रपति जिस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक वैसे ही वहाँ पर संवैधानिक रूप से राजतंत्र नाम के लिए है और वहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजा करता है, लेकिन ओवरऑल जो जिम्मेदारी होती है वहाँ पर या जो भी वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में ओटिस चक्रवात किस देश में आया है? ये हरिकेन है, हरिकेन ओटिस। हरिकेन ओटिस ये उत्तरी अमेरिका में आते हैं। जो चक्रवात हैं उनको हरिकेन बोलते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो वहाँ पर मैक्सिको में ये चक्रवात आया है और इसकी वजह से 27 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई है और इस हरिकेन ओटिस की स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वहाँ पर आया और वहाँ की सड़कों में पानी भर गया, कई कारें डूब गई, वहाँ की संचार व्यवस्था को नष्ट हो किया और साथ में वहाँ पर आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई इस चक्रवात के कारण। नाम याद रखिएगा, ओटिस। तो मैक्सिकन अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि ओटिस ये मैक्सिको के प्रशांत तट पर आने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? स्वयं पूर्ण ई बाजार बेसिकली ये एसएचजी होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं मिल कर के कोई कार्य करती हैं और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी बिक्री की जाती है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। तो ये पोर्टल, ये स्वयं पूर्ण ई बाजार, इस पोर्टल के नाम से ये स्टार्ट किया गया है गोवा में और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और
इसके तहत क्या होगा कि जो कोई प्रोडक्ट है या उत्पाद है उसकी पैकेजिंग के साथ साथ में FDA लाइसेंस और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा ये स्वयंपूर्ण ई बाजार का रहेगा, और साथ में मार्केटिंग, इन सभी चीज़ में महिलाओं को, जो SHG से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, प्रशिक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में कोई ऑर्डर अगर प्राप्त होता है तो वो भी इसी स्वयंपूर्ण ई बाजार के माध्यम से ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो इनके उत्पाद जो हैं वो इस पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे और उसके हिसाब से उनको बेचने के लिए इस पोर्टल का प्रयोग किया जाएगा, और साथ में जो ऐप है उसका भी प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस देश में बड़ी संख्या में महिलाएं एक दिवसीय हड़ताल पर चली गई हैं? आइसलैंड में बड़ी संख्या में महिलाएं एक दिवसीय हड़ताल पर चली गई और वहाँ की प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जेकब्स डॉटर। तो कैटरीन जेकब्स डॉटर हैं, वो भी हड़ताली महिलाओं में शामिल हो गई थी। बेसिकली लैंगिक भेदभाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और उस भेदभाव के चलते वहाँ पर एक दिवसीय हड़ताल महिलाओं ने की। उसके साथ साथ में जो समान वेतन है वो नहीं मिलता है, वहाँ पर पुरुषों को वेतन अधिक दिया जाता है। और 1975 में ऐसी हड़ताल हुई थी, उसके बाद में अब ये हड़ताल हुई है। वहाँ पर पूरे देश में पूरे दिन हड़ताल रही और एक दिन की जो ये हड़ताल थी वो 90% जो महिलाएं थी वो हड़ताल पर रही थी। ठीक उसी प्रकार से 1975 में भी पहले ये हड़ताल हो चुकी है। और इसमें ये है कि जैसे पुरुषों द्वारा हिंसा करना और साथ में पुरुषों के साथ जो मैंने बताया कि वेतन की असमानता, तो इन दोनों को लेकर के जो महिलाएं हैं वो आइसलैंड में हड़ताल पर चली गई। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जेंडर गैप इंडेक्स नापा जाता है। जेंडर गैप इंडेक्स का ये WEF जो है सूची जारी करता है, उसमें आइसलैंड का नाम सबसे पहले है। यानी आइसलैंड में जेंडर्स के बीच में भेदभाव ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थापित की गई? वर्टिकल विंड टनल ये हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है और ये हिमाचल प्रदेश में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल है, उस स्कूल में स्थापित की गई है। अब ये जो वर्टिकल विंड टनल है जिसको VWT हम कह सकते हैं शॉर्ट में, VWT इसका उद्घाटन जनरल मनोज पांडे जो सेना प्रमुख है उनके द्वारा किया गया। और यह सुविधा एक तरह से सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए और प्रशिक्षण के साथ साथ उसमें वायु वेग नियंत्रण संबंधी वातावरण में किस तरह से कार्य करना है उसके लिए भी प्रशिक्षण देने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। और इस टनल की स्थापना कॉम्बैट फ्री फॉल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। कॉम्बैट फ्री फॉल का मतलब ये है कि जो सेना के जो जवान हैं वो फ्रीली
फॉल करेंगे और इस टनल के माध्यम से फॉल करेंगे तो इसमें उनको चोट लगने की जो गुंजाइश होगी वो कम होगी और उनका अभ्यास जितना ज़्यादा होगा उनको उतना सक्षम बनाएगी। इसी के साथ साथ जो है कि ये जो प्रशिक्षण है ये आधुनिक रूप से परिचालन तत्परता में सुधार करने के लिए और उनके प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका अंग्रेजी अनुवाद लायंस दैट ड्रंक द मूनलैंड है? ये आत्मकथा इसरो के चेयरमैन हैं इस समय एस सोमनाथ, इनकी आत्मकथा है और इन्होंने एक्चुअल में आत्मकथा जो है वो मलयालम में लिखी है जिसका ये इंग्लिश अनुवाद है। मलयालम में इन्होंने निलावु कुदिचा सिंघल निलावु कुदिचा सिंघल के नाम से लिखी, जिसको इंग्लिश में लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट के नाम से अनुवाद किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने रबी सीजन के लिए एनपीके उर्वरकों पर कितने रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके जो फर्टिलाइज़र है उसके लिए सब्सिडी दी गई है 22,303 करोड़ रुपए की। ये सब्सिडी 2023-24 वित्तीय वर्ष में दी गई है और इसमें बेसिकली नाइट्रोजन के लिए सब्सिडी जो है वो 47.2 रुपीज़ पर केजी, 47.2 रुपया प्रति किलो। फास्फोरस के लिए 20.82 रुपया प्रति किलो और पोटेशियम के लिए 2.38 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड की गई है सरकार की तरफ से। इसमें सल्फर में भी सब्सिडी दी गई है 1.89 1.89 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी प्रदान की गई है। 2022-23 में ये सब्सिडी प्रदान की गई थी जब रबी सीजन में, तो ये रबी सीजन की ही सब्सिडी है और रबी सीजन में इससे पहले नाइट्रोजन को जो सब्सिडी दी गई थी नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र पर, तो उसमें 98.2 रुपया प्रति किलो, 66.93 रुपये प्रति किलो फास्फोरस में, पोटेशियम में 23.65 रुपये प्रति किलो और सल्फर में 6.12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी। लेकिन अभी जो है इसमें 57% का गिरावट देखी गई है इस सब्सिडी में और खरीफ और रबी दोनों सीज़न को अगर मिला दिया जाए तो 22-23 में सब्सिडी जो प्रोवाइड की गई थी वो 1.12 ट्रिलियन रुपए थी, ट्रिलियन रुपीस। तो इस प्रकार से आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक जीएस तैयारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और
सभी प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध हैं। टेलीग्राम पर आप जाकर के जीएस तैयारी 9 सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर करंट अफेयर्स और अन्य जो बेसिक नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करे जाते हैं। उसके साथ साथ ऐप है जीएस तैयारी, इसको डाउनलोड कर लीजिए। बेसिक नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर हैं किसी भी एग्ज़ाम के, वो मिल जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न मिल जाएगा। उसके साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ में क्या क्या सिलेबस हैं किसी एग्ज़ाम के, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और पेड क्लासेस हैं, तो पेड क्लासेस को आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है और स्टडी मटेरियल जो होगा बहुत ही ऑथेंटिकेटेड होगा। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती है और 1-to-1 डिस्कशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलती हैं। और ये 100% श्योर है कि एक बार आप पेड क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में आपकी सफलता की जिम्मेदारी जीएस तैयारी की हो जाती है कि हमको आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवानी ही दिलवानी है। पीसीएस का कोर्स भी मौजूद है, यूपी पीसीएस का, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। आरओ के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, उसका कोर्स भी मौजूद है और बाकी अन्य कोर्स भी हैं। तो जिस कोर्स को आप लेना चाहें तो उसको ले भी सकते हैं। अगर आप पेड क्लासेस या फिर पेड कोर्स नहीं लेना चाहते, फिर भी मैं ये आपको राय दूंगा कि आप जीएस तैयारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, ताकि जो कुछ बेसिक जीके के नोट्स हैं वो फ्री में आपको मिलते हैं और डेली कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट किया ही जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।